नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने प्लेटो के बारे में चर्चा की थी और प्लेटो पर सुकरात जो उसके गुरु थे उनका क्या प्रभाव रहा उसकी हमने बात की थी। आज हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात करेंगे। रिपब्लिक का प्रारंभ इस प्रश्न से होता है कि न्याय क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करने से पूर्व प्लेटो अपने युग में जो प्रचलित न्याय संबंधी विभिन्न जो सिद्धांत थे उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, उन्हें अनुपयुक्त सिद्ध करके अपने दृष्टिकोण के अनुसार न्याय की व्याख्या करता है। तो जो प्लेटो के समय में तीन जो सिद्धांत थे उनका आलोचनात्मक जो परीक्षण किया उनमें था पहला परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत, तीसरा व्यवहारवादी सिद्धांत। जो परंपरावादी सिद्धांत था इस सिद्धांत का प्रतिपादक सिफेल्स नाम के एक विद्वान ने किया था और सिफेल्स के अनुसार अपने भाषण और कर्म में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। क्या सिफेल्स क्या कहता है? अपने भाषण और कार्य में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। सिफेल्स का जो बेटा था पोलीमार्क्स वो कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। यानी कि फादर जो सिफेल्स है वो कहता है कि अपने भाषण और कार्यों में सच्चा होना न्याय है और देवताओं और मनुष्य के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। तो उस सिफेल्स का जो बेटा है पोलीमार्क्स वो कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। तो इस प्रकार वह प्रतिपादित करता है कि न्याय एक कला है जो मित्रों का हित व शत्रुओं का अहित करती है। प्लेटो ने न्याय संबंधी इस परंपरावादी सिद्धांत का खंडन किया और खंडन का जो आधार बनाया ये कहा कि यदि न्याय एक कला है तो अन्य कलाओं की तरह इसका भी दो विरोधी दिशाओं में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर का काम है रोग को बढ़ने से रोकना, अपनी कला का प्रयोग करे। दूसरा है न्याय मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित प्रदान करने वाला है, लेकिन मित्रों और शत्रुओं की पहचान करना कठिन है। बहुत से लोग जो मित्र प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वो मित्र नहीं होते। कैसे पहचान करें? मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित यह सिद्धांत भी बुनियादी रूप से गलत है, क्योंकि शत्रुओं के प्रति बुराई करना कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता। जो मनुष्य बुरा है उसे और अधिक बुरा बनाना न्याय के किसी भी सिद्धांत के अनुरूप उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। न्याय का ध्येय हमेशा कल्याणकारी होता है। उपयुक्त दोषों के आधार पर प्लेटो न्याय की इस परंपरावादी धारणा को अमान्य ठहराता है और कहता है कि न्याय की ऐसी परिभाषा किसी अत्याचारी निरंकुश शासक के द्वारा ही की जा सकती है, न्यायप्रिय शासक के द्वारा नहीं की जा सकती। दूसरा, प्लेटो ने जो उग्रवादी सिद्धांत था, रेडिकल थ्योरीज था, इसके प्रतिपादक थ्रेसिमेकिस क्रांतिकारी सोफिस्ट विचारक हैं। वो कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसिमेकिस क्या कहते हैं? न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित है। तो न्याय एक ही सिद्धांत है और वह है शक्तिशाली का हित व स्वार्थ। शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वे ही न्याय के प्रतीक हैं तथा प्रजा को उन्हीं कानूनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जो लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं वे अपराधी करार दिए जाकर दंड के भागी होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में न्याय शक्तिशालियों का ही हित होता है। थ्रेसिमेकिस आगे कहता है कि न्याय अन्याय से अधिक अच्छा है, क्योंकि साधारण मनुष्य के अनुसार न्याय परामर्श में नीत है। नियम तोड़कर स्वहित सिद्ध करना अन्याय है। मनुष्य नियमों को तभी मानता है जबकि उसे उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी होता है। प्लेटो थ्रेसिमेकिस के उग्रवादी मान्यता को अस्वीकार करते हैं, कहते हैं कि ये खोखला सिद्धांत है।
प्लेटो का कहना है कि शासन एक कला है और सभी कलाओं का उद्देश्य वस्तुओं को पूर्णता प्रदान करना होता है, न कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे डॉक्टर रोगी का इलाज अपने लिए नहीं बल्कि उसके रोग को दूर करने के लिए करता है। अध्यापक अपने शिष्यों की अज्ञानता को दूर कर उन्हें ज्ञानवान बनाता है, वह अपना हित साधना नहीं करता। आदर्श डॉक्टर या अध्यापक वही होता है जो अपने रोगी और शिष्यों के कल्याण का ध्यान रखता है। इस तरह शासक जो होता है वो शासन निस्वार्थ भाव से करे, जन कल्याण के माध्यम से करे तो वो सही शासक है। इसीलिए यह मान्यता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, न्यायोचित नहीं है, क्योंकि न्याय के अनुसार शासक का धर्म प्रजा की भलाई करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है। प्लेटो थ्रेसिमेकिस की दूसरी धारणा का खंडन करते हुए कहता है कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह हर वस्तु का अपना एक निश्चित गुण होता है जिसे छोड़कर वह सुखी नहीं रह सकती। आत्मा तभी आनंदित होती है जब वह न्याययुक्त जीवन व्यतीत करती है। इसलिए न्याय जो आत्मा की सुख के लिए होता है, इसलिए कहना कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से सुखी है उपयुक्त नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत आता है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत, कि प्लेटो व्यवहारवादी सिद्धांत का भी खंडन करता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लूकोन द्वारा किया गया था। ग्लूकोन न्याय वो कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, वह परंपरा की उपज है, इसलिए वह शक्तिशालियों का नहीं वरन दुर्बल मनुष्यों का हित है। सामाजिक समझौते से का यह उदाहरण है। ग्लूकोन कहता है कि न्याय भय की संतान है, वह दुर्बलों की आवश्यकता है। इसी प्रकार ग्लूकोन के मतानुसार न्याय की उत्पत्ति शक्तिशालियों के अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हुई। थ्रेसिमेकिस और ग्लूकोन दोनों इसी बात पर सहमत हैं कि न्याय एक कृत्रिम है, परंपरागत है और समयानुसार आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यह कोई नित्य और शाश्वत नैतिक सिद्धांत नहीं है। प्लेटो ने ग्लूकोन के इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कहते हैं, कानून और न्याय किसी समझौते पर आधारित बाह्य वस्तु नहीं है और न किसी बाह्य शक्ति के द्वारा उन्हें समाज पर लादा जा सकता है। न्याय भय की संतान भी नहीं है, वह तो हमारी आत्मा की आवाज़ है जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति भय या शक्ति के कारण नहीं करता बल्कि स्वभाव के कारण करता है। इस तरह प्लेटो न्याय को आत्मा का आंतरिक गुण बताता है, जिसे समझने के लिए मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति का ज्ञान आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार हमें न्याय के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राज्य के स्वरूप को समझना आवश्यक है। इस प्रकार से प्लेटो अपने समय में प्रचलित न्याय संबंधी परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी तीनों ही मान्यताओं को अस्वीकार करता है और न्याय की अपनी व्याख्या देता है जो निम्न प्रकार से है। प्लेटो का जो न्याय है वो ये कहता है न्याय क्या है और उसका निवास कहाँ है, इस प्रश्न पे निहित है कि प्लेटो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कि न्याय क्या है और उसका निवास कहाँ है, कि न्याय की खोज करने के लिए अवशेष विधि का प्रयोग करता है प्लेटो। अवशेष विधि न्याय, ज्ञान, साहस और आत्मसंयम के आधार पर राज्य के गुणों का वर्गीकरण करते हुए पहले व अंतिम तीन गुणों को उनका उचित स्थान प्रदान करना है, न्याय को और आत्मसंयम को। राज्य है जो व्यक्ति का वृहद रूप होता है, जैसे ज्ञान यानी कि वो प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस और आत्मसंयम, और प्रत्येक व्यक्ति अपने इन गुणों के अनुसार अपना निर्धारित कार्य करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, तो वो न्याय है। जैसे विवेक है वो शासक वर्ग का गुण है जिसके अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। साहस सैनिक वर्ग का गुण है और जो प्रजा की रक्षा करता है, और आत्मसंयम उत्पादक वर्ग का गुण है। इसलिए समाज में तीन वर्ग हो गए, एक शासक, एक सैनिक, एक उत्पादक वर्ग। जैसे भारत के अंदर 4 वर्णों की बात करता है, ये 3 वर्गों की बात करता है। अब न्याय क्या है कि अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना और दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसका निवास
हर उस व्यक्ति के मानस में है जो अपने निर्धारित कार्य को करता है। न्याय पूर्ण राज्य का मौलिक सिद्धांत यह है कि हर एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल हो। अगर शासक विवेक पूर्ण ढंग से शासन संचालन का कार्य करता है तो वह न्यायी का कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 3 गुण विद्यमान बताए, जो भी मैंने बताया, विवेक, साहस, संयम। इसी से समाज में 3 वर्ग बनते हैं जिनमें जिस गुण की प्रधानता होती है वह उसी वर्ग में चला जाएगा। जैसे ज्ञान यानी विवेक जिसमें है वो शासक वर्ग, जिसमें साहस है वो सैनिक वर्ग, जिसमें वासना यानी लालसा है वो उत्पादक वर्ग में चला जाएगा। प्लेटो कहता है कि समाज के ये विभिन्न वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों को करते हुए एक दूसरे के पूरक बनकर एक पूर्ण समाज की रचना करते हैं, तभी न्याय की स्थापना होती है और एक आदर्श राज्य व्यवस्था का उदय होता है। फिर प्लेटो न्याय को 2 भागों में विभाजित करता है, एक सामाजिक न्याय और एक व्यक्तिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है समाज के विभिन्न अंगों जैसे शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग अपने निर्दिष्ट कार्यों को करते हुए सामाजिक समाज का निर्माण करते हैं जो मानव मस्तिष्क की उपज होने के कारण पूर्ण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए समाज की एकता और सामंजस्य को बनाए रखना ही सामाजिक न्याय है। तो व्यक्तिक न्याय के में ये प्लेटो ये कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में भी सुधा, शौर्य और विवेक के 3 तत्व होते हैं। व्यक्तिक न्याय का अर्थ मनुष्य मस्तिष्क के तीनों तत्वों की समरसतापूर्ण स्थिति को बनाए रखने का दूसरा नाम है, जिससे उसके व्यक्तित्व का संतुलन बना रह सके। तो इस तरह से सामाजिक और व्यक्तिक न्याय की वो बात करता है। फिर न्याय का सिद्धांत की जो हमने बात की उसकी विशेषताएं, तो पहली विशेषताएं तो ये निकल के आई कि हस्तक्षेप, कि अपनी निर्धारित कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये न्याय का सच्चा सिद्धांत है। दूसरा कार्य विशेषीकरण, कि व्यक्ति को निरंतर वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसकी दक्षता हो। तीसरा सामंजस्य, तीनों वर्गों को सामाजिक एकता स्थापित है, कि सामंजस्य है, तीनों वर्ग ऊंच नीच नहीं है, सबका काम अलग है। 3 उत्पादक विवेक वाला शासन करेगा, शौर्य वाला व्यक्ति रक्षा करेगा, जो जिसमें लालसा है, जिसमें सुधा है, वो उत्पादन वर्ग का कार्य करेगा। तो सामंजस्य है। व्यक्तिवादी विरोधी, क्योंकि व्यक्ति को अपने आप को समाज से पृथक एक इकाई के रूप में नहीं मानना है, बल्कि समष्टि के एक अविच्छेदनीय अंग के रूप में देखना है कि हम समाज के ही अंग हैं। 5वां है न्याय आत्मा का गुण है और मस्तिष्क की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। 6ठा है सार्वभौमिक न्याय का विचार, कि न्याय एक ऐसा सामाजिक नैतिकता का विचार है जो मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। और 7वां है कि व्यक्तिक आत्मसंयम की जो बात करता है कि व्यक्तिक न्याय के अनुसार एक व्यक्ति सामंजस्य के माध्यम से अपने मस्तिष्क गुणों को चित्रण में रखता है, श्रेष्ठता का स्तर प्राप्त करता है और सामाजिक न्याय की दृष्टि से वह अपने लिए निर्धारित कार्य करता है, एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करता है जो आदर्श राज्य के स्वप्न को एक तरह से मूर्त रूप प्रदान करेगा। जो प्लेटो का आदर्श राज्य है ना, उसके लिए सारी चीज़ें की गई है। नेक्स्ट है न्याय के सिद्धांत की आलोचना, कि अत्यधिक अनुशासनकारी है, कि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है तो उसको वही कार्य करना है, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करना, तो अनुशासन हो गया। क्योंकि मानव प्रवृत्ति है कि कभी बचपन में शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ हैं और बाद में थोड़े बड़े होते तो शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाएंगे, विवेक आ जाएगा या उत्पादन की चीज़ें आ जाएंगी, तो कार्य बदलने की वो नहीं, अनुशासनकारी ज़्यादा है। प्लेटोवादी जो न्याय अत्यधिक निष्क्रिय भी है, कि एक ही कार्य करते हुए बोर हो जाता है व्यक्ति। एक अत्यधिक पृथकतावादी है कि एक वर्ग कार्य करता दूसरे वर्ग से कट जाएगा, अत्यधिक एकीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। वर्ग विभाजन अवैज्ञानिक है, कि ये कैसे पता चले कि किस व्यक्ति में एक कौन सा गुण की प्रधानता है। एक व्यक्ति में तीनों गुण भी हो सकते हैं, विवेकवान भी हो सकता है, बलशाली भी हो सकता है और जिसमें लालसा भी हो सकती है। अपने चरित्र में ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि प्लेटो शासन करने की सारी शक्ति संरक्षक वर्ग में निहित कर देता है और उत्पादक वर्ग जो कि राज्य की अत्यधिक जनसंख्या का निर्माण करता है, हर प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से उसे वंचित करता है।
तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। उसका यह सिद्धांत, जैसे हमारे भी यही था कि क्षत्रिय और उसको ब्राह्मणों को उच्च माना और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो उसका ये सिद्धांत लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि उसके राज्य में शासक उग्र बन जाएंगे और श्रमिक जो लोग हैं वो निरंतर श्रमिक ही बने रहेंगे। एक भ्रष्टाचार में वृद्धि का भी व्यय है कि लोग छटनी करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने लोगों को विवेकशील बता देंगे या ताकतवर बता देंगे, तो वो भी एक हो जाएगा। आधुनिक समय में के अनुकूल नहीं है कि आधुनिक समय में ये संभव नहीं है। धन्यवाद। आगे अपन प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।